Hi friends, my name is Shahil Sheikh and today is our aim to learn first of all what are the stuffs going on the PCT, and we will learn little about diuretics, their definition, and how diuretics can affect in PCT, and there is a bonus tip regarding CAI. If you are curious about CAI, then let's start the video. तो अभी स्क्रीन के सामने आपको एक छोटा सा नेफ्रॉन दिख ही रहा होगा। चलिए इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे लाइक जैसे गुरुजी करते हैं। तो ये जो पहला ये वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं बाउमन कैप्सूल। उसके बाद यहाँ से शुरू होके यहाँ तक यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है, ये वाला पूरा पोर्शन इसको हम कहते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद यहाँ से शुरू होके यहाँ तक का ये लंबा सफर, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं हेनलिन लूप। लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं, इसको हम सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लाइक ये जो डाउनवर्ड वाला पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली। उसके बाद ये जो यू टर्न वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं हेयरपिन लूप। उसके बाद ये जो असेंडिंग पार्ट होता है लाइक ये ऊपर तक जाता है जो पार्ट, इसको हम कहेंगे असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली। सो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। लाइक आपको दिख ही रहा होगा ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, थोड़ा सा पतला सा है, थिन है। लेकिन ये जो ऊपर ऊपर का वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा मोटा है यानी थिक है। तो इसको हम कह सकते हैं thin part of ascending loop of limb of Henle, and this is thick part of ascending loop of limb of Henle. So their DC started from here and ended here, DCT यानी distal convoluted tubule। उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन होता है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं सीडी या सीटी, आप कुछ भी कहिए, कलेक्टिंग ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन आज का हमारा जो मेन विषय है वो है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस पोर्शन के अंदर कैसे काम होता है, क्या होता है एक्चुअली, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। लाइक उसके पहले हम बाउमन कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाइक हमारा जो पूरा ब्लड सिस्टम है वो एक हमारे बॉडी में रिफाइनमेंट चाहता है, मतलब फिल्ट्रेशन चाहता है। और ये फिल्ट्रेशन बॉडी के एक ही जगह मिलता है जिसका नाम है किडनी। किडनी में भी मोस्ट स्पेसिफिकली आपको अगर बोले तो वो है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर बाउमन कैप्सूल में, और बाउमन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेशन सिस्टम मौजूद होता है उसका नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो एफरेंट ट्यूब्यूल्स के अंदर आर्टियोल्स से क्या होता है, ब्लड को इन करवाता है। और यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन होता है, एक प्रोसेस चलता है, बहुत ही उम्दा प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ से इफरेंट आर्टियोल के अंदर माध्यम से वो ब्लड फिर से बॉडी में चला जाता है। लेकिन फिल्ट्रेशन के वक्त क्या होता है, बहुत से एसेंशियल मटेरियल्स और प्रोटीन क्या होता है इस इन ट्यूब्यूल्स के अंदर से पास कर जाता है, जो जो कि ऑब्वियसली हमारे ब्लड में नीडेड है। वो उनका जगह ब्लड में है, लेकिन वो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में चला आया है। मतलब वो एक लाइक क्या है, वो एक गलती है, वो गलती है। और उस गलती को सुधारने के लिए हमारा ये पूरा ट्यूबवेल सिस्टम बना है। एक ये पूरा ट्यूबवेल सिस्टम ये क्या चलाता है, कैंपेनिंग चलाता है। लाइक जैसे क्लीन इंडिया मूवमेंट चलता है ना, वैसे ही ये इन ट्यूबल्स में भी एक रीएब्जॉर्प्शन मूवमेंट चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे जो एसेंशियल मटेरियल्स है जो एक्चुअल में ब्लड में रहना चाहिए और यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में चले आए हैं, उनको ब्लड में भेज दिया जाता है। तो चलिए हम पहले पीसीटी में ये मूवमेंट कैसे चलता है रीएब्जॉर्प्शन का वो पढ़ेंगे। तो चलिए पीसीटी के साइड में चलते हैं। सो दोस्तों, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम साइट 1 पर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ से हमारा रीएब्जॉर्प्शन का जो कैंपेनिंग होता है वो स्टार्ट होता है। तो देयर इज ए 4 काइंड ऑफ पाथवेज बाय व्हिच आवर रीएब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटेड, एंड द फर्स्ट ऑफ all is Na plus H plus exchanger, which is very crucial for diuretics action, and we'll study it later. Second number is transport of Na plus and K plus coupled to active reabsorption of the glucose, amino acid and other organic anions and phosphate through specific syn-portal। लाइक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं उनका दो साइड होता है। एक तो लुमेन की तरफ जो ओपन होता है जिसको हम लुमिनल साइड बोलते हैं, और एक लुमेन के ऑपोजिट में जिसका हम बैसोलैटरल साइड बोलते हैं। तो इन लुमेन के साइड में क्या होता है, कुछ सिम्पोर्टर्स रहते हैं जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को लुमिनल साइड से
इनटू द सेल सीक्रेट करता है, और एक ही समय में लुमिनल साइट में प्रेजेंट Na प्लस और K प्लस को भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक दिस। समझ में आया? तो ये है हमारा सेकेंड नंबर ऑफ पाथवे। तो थर्ड नंबर ऑफ पाथवे क्या होता है? एक्चुअली रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूसेस ए पैसिव ड्राइविंग फोर्स। मतलब क्या? रीअब्जॉर्प्शन की वजह से सारा जो Na प्लस होता है और K प्लस होता है वो सम अमाउंट ऑफ सेल के अंदर चला आता है। उसके वजह से क्या होता है? सेल के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ही इंक्रीज कर जाता है, और इस इंक्रीज्ड पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सेल एक एनायन को एक एनायन के सर्च में लग जाता है, और जो एनायन उनको मिलता है उसका नाम है Cl माइनस। जो Cl माइनस लुमेन में रहता है, और ये Cl माइनस क्या करता है? दो पीटी सेल्स के बीच में ये जो स्पेस रहता है, इसको हम कहते हैं, जिसको हम पैरासेलुलर स्पेस कहते हैं, इस पैरासेलुलर स्पेस में डिफ्यूज होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सीक्रेट हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है, Cl माइनस कभी अकेला पैसिवली डिफ्यूज नहीं होता, वो Na प्लस के साथ में NaCl फॉर्म में डिफ्यूज होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है? Na प्लस का भी रीएब्जॉर्प्शन बाई पैसिव हो जा रहा है, Na प्लस भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो चौथा क्या है? डायरेक्ट एंट्री ऑफ द Na प्लस। मतलब क्या होता है? अगर Na प्लस लुमिनल साइट में बहुत ज्यादा रहता है उसका कंसेंट्रेशन, और सेल के अंदर इनटू द सेल अगर कम रहता है, तो क्या होगा? Na प्लस डायरेक्ट सेल के अंदर फेवरेबल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में क्या होगा? डिफ्यूज कर जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। नाउ वी स्टडी अबाउट H plus Na plus H plus एंटी। So, दोस्तों, now Na plus H plus antipolar, what actually happen and how it works? Like proximal convoluted tubucell, we have earlier discussed that have two sides. One is the luminal side, another is the basolateral side. What actually happen in the luminal side? That is the Na plus H plus antipolar or exchanger system, whose work is to enter one Na plus ion from the tubular side into the cell, and from cell it secrete back one H plus ion into the tubular side, like this. And the secreted H plus now combines with bicarbonate ion, and they together form carbonic acid or H2CO3. That carbonic acid or H2CO3 now in presence of carbonic anhydrase enzyme, which is type 4. Type 4 actually present in the brush border area, like here, and in presence of this enzyme, the H2CO3 or carbonic acid forms water and carbon dioxide. That water and carbon dioxide easily diffuses back into the cell, and they again form carbonic acid or H2CO3 in the presence of carbonic anhydrase enzyme, which is not brush border enzyme. It is now intercellular carbonic anhydrase enzyme, which is actually type 2. So now it's again redissociate from carbonic acid into H plus and bicarbonate ion, and the loop again begin. That H plus again exerts into the tubular side, and the loops again continues. और एक्चुअली हैपन, लाइक यहाँ पे जो Na प्लस हमने सीक्रेट किया था, Na प्लस H प्लस एंटीबॉडी के माध्यम से, वो अब बाइकार्बोनेट से कंबाइन होके NaHCO3 फॉर्म में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटर कर जाता है। तो दिस इज आवर होल Na प्लस H प्लस एंटीबॉडी सिस्टम। सो अब हम देखेंगे डाययूरेटिक क्या होता है और कैसे CAI इस पूरे मैकेनिज्म को इफेक्ट करता है। लेट्स गो। So now friends, this definition of diuretic is very simple. You have to remember just only one thing, that diuretic can be any substance जो भी हमारा बॉडी का टोटल यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे उसको हम डायूरेटिक बोलेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? बाय मीन्स ऑफ टू वेज। वन इज बाय इंक्रीजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द water in the urine, and secondly by increasing the total amount of the salt in the urine. तो salt और water कैसे increase होगा यूरिन में? बाय स्टॉपिंग द रीअब्जॉर्प्शन। अगर हम रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर दे तो वो ट्यूब्यूलर साइट पे ही रह जाएंगे, और जब भी ट्यूब्यूलर साइट पे रह जाएंगे यूरिन प्रोडक्शन के प्रोसेस में आ जाएंगे, और यूरिन का टोटल अमाउंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं डाईयूरेसिस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट CAI
and how it act as diuretic. So, friends, now we are in our bonus part, that is CAI or carbonic anhydrase inhibitor. So now let's talk about its mechanism of action and finish it. So, in the proximal convoluted tubule, there is two sides. One is the luminal side and another is basolateral side. You have discussed. And in the luminal side, there is a Na plus H plus antiporter or extender whose function we already discussed, and that is a full loop system. And उस लूप सिस्टम को डिस्कस करने के वक्त हमने दो मेजर एंजाइम इन्वॉल्वमेंट के बारे में जाना था। एक था ब्रश बॉर्डर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसको हम टाइप 4 कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी बोलते हैं, और एक है इंटर सेलुलर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसको हम टाइप 2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी बोलते हैं। सो एक्चुअली अगर इन दोनों एंजाइम्स को हम ब्लॉक कर दे और इनहिबिट कर दे तो क्या होगा, तो हमारा ये लूप ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब भी ये लूप ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनडायरेक्टली क्या होगा, Na प्लस H प्लस एंटीपोटर का फंक्शन भी डिसफंक्शनाइज हो जाएगा, ये भी और काम नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से अल्टीमेटली क्या हो रहा था, Na प्लस का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा था, वो बंद हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। एज ए रिजल्ट लुमिनल साइड पे Na प्लस का concentration increase हो जाएगा। That is the function of carbonic anhydrase inhibitor. They will increase the Na plus amount in the luminous site. And although carbonic anhydrase inhibitors are not very powerful diuretic, but they can cause mild diuresis with this mechanism. And there are some example of carbonic anhydrase inhibitor like dorzolamide, methazolamide, neptazen, brinzolamide, etc.